हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें अब तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। रीतिकाल हमने स्टार्ट किया है, जिसमें से प्रकरण 1 और प्रकरण 2 का आधा भी समाप्त हो चुका है। आज हम प्रकरण 2 के अंतर्गत ही रीति ग्रंथकार कवियों के विषय में देखेंगे। ये पार्ट 2 है, प्रकरण 2 का पार्ट 2, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है। इसमें लगभग 57 कवियों का जिक्र किया गया है, 57 कवियों के विषय में दिया गया है। तो 57 कवियों को एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में बना दिया। तो आज अब तक हमने 27 कवियों के विषय में पढ़ा है। टोटल 57 कवि हैं। आगे के कवियों के विषय में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 28वें नंबर के कवि सोमनाथ से आगे हमें पढ़ना है। सोमनाथ ये मथुरा ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि नामक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ बनाया, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष यानी काव्य के सभी अंगों पर इत्यादि सभी विषयों का निरूपण है। इस ग्रंथ में जो रस पीयूष निधि है, जो कि सोमनाथ का बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है, इसके विषय में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यह रचना किसकी रचना है। अब आपको इसका सन भी याद रखना है कि ये कब बनाया गया, संवत 1794 में। दास जी के काव्य निर्णय से भी बड़ा यह ग्रंथ है। काव्यांग निरूपण में ये श्रीपति और दास के समान ही हैं। विषय को स्पष्ट करने की प्रणाली इनकी बहुत अच्छी है। विषय निरूपण के अतिरिक्त कवि कर्म में भी ये सफल हुए हैं। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। तो सोमनाथ अपना उपनाम क्या रखते थे? शशिनाथ। इनमें भावुकता और सहृदयता पूरी थी, इससे इनकी भाषा में कृत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी एक अन्योक्ति कल्पना की मार्मिकता और प्रसादपूर्ण व्यंग्य के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सघन और पेचीले मजमून गांठने के फेर में न पड़ने के कारण इनकी कविता को साधारण समझना सहृदयता के सर्वथा विरुद्ध है। रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले हैं। तो इनकी जो प्रसिद्धि का, सोमनाथ कवि के प्रसिद्धि का कारण में जो है, उनका जो सबसे विस्तृत ग्रंथ है जिसमें काव्य निरूपण किया गया है, वो ग्रंथ है रस पीयूष निधि। ये तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इनके बारे में और कुछ भी ना याद रख लीजिए, पर ये एक ग्रंथ का नाम जरूर याद रखिए। आगे 3 और ग्रंथ कौन कौन से मिले हैं? तो सबसे पहला है कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी, जो कि संवत 1800 के आसपास का है। दूसरा है सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी, ये पद्य में है, संवत 1807 के आसपास। और एक ग्रंथ जो मिला है माधव विनोद नाटक, यह मिला है 1809 के आसपास, इसका रचना काल है। आगे है कि उक्त ग्रंथों के निर्माण काल की ओर ध्यान देने से इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक ठहरता है। रीति ग्रंथ और मुक्तक रचना के सिवा इस सत कवि ने प्रबंध काव्य की ओर भी ध्यान दिया। सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद को यदि हम काव्य न माने तो कम से कम पद्य प्रबंध अवश्य ही कहना पड़ेगा। माधव विनोद नाटक शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। माधव विनोद नाटक के विषय में क्या बता रहे हैं कि यह शायद मालती माधव के आधार पर लिखा हुआ प्रेम प्रबंध है। पहले कहा जा चुका है कि कल्पित कथा लिखने की प्रथा हिंदी के कवियों में प्रायः नहीं के बराबर रही। जहांगीर के समय में संवत 1673 में बना पुहकर कवि का रसरत्न अब तक नाम लेने योग्य कल्पित प्रबंध काव्य था। अतः सोमनाथ जी का यह प्रयत्न उनकी दृष्टि का परिचारक है। नीचे सोमनाथ जी की कुछ कविताएं दी जाती हैं। तो क्या कविता है कि दिस विदिशंते उमड़ी मणि लीनो नभ, छाड़ दीने धुरवा जवासे जुथ जरिगे, डह डहे भय दुरम रंचक
हवा के गुण, कहूँ कहूँ मोरवा पुकारी मोद भरिगे, रही गए चातक जहाँ के तहाँ देखत ही, सोमनाथ कहे बूंदा बूंद हूँ न करिगे। शोर भयो चोर घोर चारों ओर महिमंडल में, आए घन आए के उघरिगे। तो इस प्रकार इनकी ये कविताएं हैं। आगे हम देखेंगे। इसे अगर आपको पढ़ने का मन हो तो आप पढ़ सकते हैं। इनकी 2 पंक्तियां और पढ़ लेते हैं। क्या है कि झमकत बदन मतंग कुंभ उत्तंग अंग वर, झमकत बदन मतंग कुंभ उत्तंग अंग वर, बदन बलित भूसुंड कुंडलित सुंड सिद्धिधार, कंचन मणि में मुकुट जगमगे सुघर शीस पर, लोचन 3 विशाल 4 भुज ध्यावत सुर नर, शशिनाथ नंद स्वच्छंद नीति कोट बिघन छरछंद हर, जय बुद्धि बिलंद अमंद दुत इंदुभाल आनंद कर। तो ये इनकी पंक्तियाँ थी, कविता थी सोमनाथ की। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे रसलीन। इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। इनका नाम भी आपको याद रखना है कि रसलीन का नाम क्या था। इनका नाम था सैयद गुलाम नबी। ये प्रसिद्ध बिलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहाँ अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। अपने नाम के आगे बिलग्रामी लगाना एक बड़े सम्मान की बात यहाँ के लोग समझते थे। गुलाम नबी ने अपने पिता का नाम बाकर लिखा है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा, जिसे जनसाधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का है। तो क्या है अंग दर्पण का रसलीन के कि अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। तो ये आपको दोहा याद रखना है कि किसका है। ये रसलीन के अंग दर्पण का है। तो ये अब तक हमें भी लगता था कि ये बिहारी का है, पर अभी ये क्लियर हो गया कि बिहारी का नहीं बल्कि किसका है, रसलीन का है। कि अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। आगे है कि अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1758 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इसमें 1155 दोहे हैं और रस, भाव, नायिका भेद, खष्ट, ऋतु, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रस विषय का अपने ढंग का यह छोटा सा अच्छा ग्रंथ है। रसलीन ने स्वयं कहा है कि इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के ऐसा प्रसिद्ध न हुआ। रसलीन ने अपने को दोहों की रचना तक ही रखा, जिनमें पदावली की गति द्वारा नाद सौंदर्य का अवकाश बहुत ही कम रहता। अतः चमत्कार और उक्त वैचित्र्य की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। नीचे इनके कुछ दिए जाते हैं। तो अब रसलीन के रस प्रबोध का एक दोहा दिया जा रहा कि क्या है कि धारती न चौकी नगजरी आते उर्मे लाए, छाहे परे पर पुरुष की जनतीय धर्म नसाए, चख चली श्रवण मिल्यो चाहत, कची बड़ी छुअन छमानी, कट निज दरब धारयो चाहत वक्षस्थल में आनी, कुमति चंद प्रति द्योष बढ़ी, मास मास कढ़ियाए, तू मुख मधुराई लखे, फीको परी घट जाए, रमनी मन पावत नहीं, लाज प्रीति को अंत, दुहु और ऐचे रहे, जिम बिबतिये कुकंत, तिय सैसो जोबन मिले, भेद न जाने जात, प्रात समय निच द्योष के, दुओ भाव दर सात। तो ये रही रसलीन के दोहे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि रघुनाथ। रसलीन के विषय में आप इनके दो ग्रंथ को याद रखिए, अंग दर्पण और रस प्रबोध। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका जो
मेन नाम था यानी मुख्य नाम क्या था इनका? सैयद गुलाम नबी था और ये रसलीन नाम से विख्यात थे। आगे है रघुनाथ। ये बंदी जन एक प्रसिद्ध कवि हुए। ये बंदी जन के एक प्रसिद्ध कवि हुए जो काशी राज महाराज बरिबंड सिंह की सभा को सुशोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें चौरा ग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलनाथ, पौत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम लिखे हैं। तो शिव सिंह ने इनके 4 ग्रंथों के नाम क्या क्या लिखे हैं कि काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क महोत्सव। ये चारों है रघुनाथ का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसीलिए आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं, एक बार रीडिंग लगा लीजिए। आगे है कि बिहारी सतसई की एक टीका का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1810 तक समझना चाहिए। रसिक मोहन में रघुनाथ सिंह ने क्या वर्णन किया है? अलंकार का ग्रंथ है ये इनका। इन्होंने अलंकार का वर्णन किया। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के ही नहीं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरणों में जो पद्य आए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्व या सवैये का सारा क्लेवर अलंकार को उद्धृत करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका अंतिम या और कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के लिए उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्व लीजिए। तो क्या है इनका प्रसिद्ध कवित्व कि फूल उठे कमल से अमल हितु के नयन, फूल उठे कमल से अमल हितु के नयन, कहे रघुनाथ भरे चैन रस सियरे, दौरियाए भौर से करत गुनी गुणगान, सिद्ध से सुजान सुख सागर सो नियरे, सुरभि सी खुलन सुकवि की सुमति लागी, चिड़िया सी जागी चिंता जनक के जियरे, धानुष पर ठाढ़े राम रवि से लसत आजू, भोर के से नखत नरिद भय पियरे। तो ये इनका कवित्व है रघुनाथ जी का। ये कवित्व है रघुनाथ कवि का। आगे है काव्य कलाधर संवत 1802 रस का ग्रंथ है। इनका काव्य कलाधर भी एक रस ग्रंथ है। इसमें प्रथानुसार भावभेद, रसभेद थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद और नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। तो किसका विस्तृत वर्णन है? नायक भेद और नायिका भेद। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया है। इसमें कृष्ण भगवान की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक, वैदिक, ज्योतिषी, शालिहोत्रा, मृगया, सेना, नगर, गढ़ रक्षा, पशु पक्षी, शतरंज इत्यादि के विस्तृत और आरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्य ग्रंथ नहीं है। इश्क महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया, यानी इश्क महोत्सव जो इनका है वो उस खड़ी बोली में रचा गया। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। क्या है कि ग्वाल संग जैबो ब्रज, गयन चरैबो ऐबे, अब कहाँ दाहिने ये नयन फरकत हैं, मोतिन की मालवारी डारों गुंज माल पर, कुंजन की सुधि आए हियो धारकत हैं, गोबर को गारो रघुनाथ कछु याते भारो। अपना नाम भी लिख दिया है इन्होंने कि गोबर को गारो कछु याते भारो, कहाँ भयो महलिन मणि मरकत हैं, मंदिर हैं मंदिर ते ऊंचे मेरे द्वारका के, ब्रज के खरिक तो हिये खरकत हैं, कैंधो शेष देश ते निकस पुहुमि पे आई, बदन ऊंचाए बानी जस अस पंद की, कैंधो छिति चमर उसीर की दिखावती है, ऐसी सोहें उज्ज्वल किरण जैसे चंद की, जाने दीन पाल श्री नृपाल नंद लाल जू को, कहें रघुनाथ पाए सुघरी आनंद की, छूटत फुहारे कैंधो फूल्यो है कमल तासों, अमल अमंद मढ़े धार मकरंद की, सुधरे सिलाह राखे वायु वेग वाह राखे,
रसद की राह राखे राखे रहे बन की। तो इस प्रकार ये इनकी पंक्तियां हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि जो कि हैं दूल्हा। नेक्स्ट कवि दूल्हा, ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कबींद्र के पुत्र थे। जैसा कि कालिदास त्रिवेदी का जब हमने कवि परिचय पढ़ा तो उसमें ही हमने बताया था कि कालिदास के पुत्र हैं कबींद्र और इनके पौत्र हैं दूल्हा। तो दूल्हा इम्पॉर्टेंट कवि हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिए। इनका कविकुल कंठाभरण बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं हम कि इनके विषय में शुक्ल जी ने क्या क्या बताया है। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता के समसामयिक रहे। कबींद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक के मिले हैं, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से लेकर संवत 1825 के आसपास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ग्रंथ कविकुल कंठाभरण मिला है, जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है, पर इनके फुटकल कवित्त और भी सुने जाते हैं। तो इनका जो ग्रंथ है कविकुल कंठाभरण, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है। इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्व और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषा भूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंथों से इसमें यही विशेषता है, इसके द्वारा सहज में अलंकारों का चलता बोध हो सकता है। इसी से दूल्हा जी ने इसके संबंध में आप कहा है, तो क्या कहा गया है कि जो या कंठाभरण को कंठ करे चित लाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। इनके कवि कुल कंठाभरण में केवल 85 पद्य हैं। फुटकल जो कवित्त मिले हैं वह अधिक से अधिक 15 या 20 होंगे। तो कविकुल कंठाभरण में कितने पद्य हैं? 85 पद्य। और इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बहुत बड़े अच्छे प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव, दास, मतीराम आदि के साथ दूल्हा का भी नाम लिया जाता है। इनकी सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। तो इनकी रचना कैसी है? मधुर है, कल्पना युक्त है और मार्मिक है और प्रौढ़ भी है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं, यानी अगर अलंकार का प्रमाण देना होता है तो भी इनके वचन सुनाए जाते हैं। और सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी किसी कवि ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा है कि और बराती सकल कवि दूल्हा दूल्हा राय। तो किसी ने क्या कहा है कि और बराती सकल कवि, यानी जो बाराती, जैसे शादी ब्याह में आप देखते होंगे कि जो सबसे मुख्य रहता है वो दूल्हा दुल्हन रहते हैं। तो वही किसी कवि ने कहा कि और सभी कवि जो हैं वो बाराती के जैसे हैं, कि उनकी भूमिका बहुत कम है, और लेकिन जो मुख्य भूमिका में हैं वो दूल्हा कवि हैं। तो ये कहा जा रहा है कि और बराती सकल कवि दूल्हा दूल्हा राय, यानी जो दूल्हा है वो दूल्हा राय हैं। और इनके कुछ उदाहरण क्या दिए गए हैं कि माने सन माने तेई, माने सन माने सन, माने सन माने सन्मान पायुत हैं, कहें कभी दूल्हा अजाने अपमाने, अपमान सो सदन तिन्ही को छायत हैं, जानत हैं ज्यों त्यों जाते हैं बिरान द्वार, जान बूझ भूले तिनको सुनायुत हैं, काम बस परे को गहत गरूर तोवा, अपनी जरूर जा जरूरत जायुत हैं। तो इस प्रकार से इनकी पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं कि इनके विषय में क्या है। ये इनकी पंक्तियां हैं, आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें से इम्पॉर्टेंट नहीं, इसीलिए हमने इसे छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कवि को। नेक्स्ट कवि हैं कुमार मणिभट्ट। इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार हम देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे कवि अब आगे इम्पॉर्टेंट नहीं, कुछ ही कवि इम्पॉर्टेंट हैं, पर हम एक बार जनरल सभी को देख लेंगे। आगे है कि इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसाल नामक एक बहुत अच्छा रीति ग्रंथ बनाया। तो कुमार मणिभट्ट ने कौन सा ग्रंथ बनाया? रसिक रसाल। ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरिवल्लभ का पुत्र कहा, शिव सिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा। इनका सवैया देखिए। तो सवैया इन्होंने क्या लिखा कि गाँव बधु मधुरय सुर गीतन प्रीतम संग न बाहिर आई,
गावे बधू मधुरय सुर, गीतन प्रीतन संग न बाहर आई। छाई कुमारी नई छिति में, छवि मानो बिछाई नई दरियाई। ऊंचे अटा चढ़ी देख चहूँ दिसी, बोली यूँ बाल गरो भरी आई। कैसी करो हरे हियरा, हरियाए नहीं उलही हरियाई। तो ये इन्होंने जो सवैया लिखा है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, शंभुनाथ मिश्र को। तो शंभुनाथ मिश्र इस नाम के कई कवि हुए हैं, जिनमें से एक संवत 1806, दूसरे 1867 और तीसरे 1901 में हुए, यानी 3 कवि हुए हैं शंभुनाथ मिश्र। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जा रहा है, यानी 1806 वाले का, जिन्होंने रस कल्लोल, रस तरंगड़ी और अलंकार दीप नामक 3 रीति ग्रंथ बनाए। ये सोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची के यहाँ रहते थे। थोड़ा इनके विषय में आप जानकारी रखिए। अलंकार दीप में अधिकतर दोहे हैं, कवित्त सवैया कम है। उदाहरण श्रृंगार वर्णन में अधिक ना प्रयुक्त होकर आश्रयदाता की यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त है। एक कवित्त दिया जाता है, तो क्या है कवित्त कि आज चतुरंग महाराज सेन साजत ही, आज चतुरंग महाराज सेन साजत ही, धौसा की धुकार धूरी परी मुँह माही के। भय के अजीरन ते जीरन उजीर भय, सूल उठी उर्मे अमीर जाही ताही के। बीर खेत बीच बर छील बिरु झानो इते, धीरज न रहो शंभु कौन हूँ सिपाही के। भूप भगवंत बीर गवाही के खलक सब, स्याही लाई बदन तमाम पात साही के। तो ये जो है इनका कवित्त है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे। नेक्स्ट कवि हैं शिव सहाय दास। तो शंभुनाथ मिश्र के बाद हम देखेंगे शिव सहाय दास को। ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1809 में शिव चौपाई और लोकोक्त रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए। लोकोक्त रस कौमुदी में विचित्रता यह है कि पाखानों या कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा गया है। जैसे क्या कहा गया कि करो रुखाई नाहिन बाम, बेगह लय आऊँ घनश्याम, कहे पखानो भरी अनुराग, बाजी तात के बूझो राग। बोले निठुर पिया बिन दोष, आपों ती बैठी गही रोष, कहो पखाने जही गही मोन, बैल न कूद्यो कूदी गोन। नेक्स्ट कवि हैं रूपसाही। शिव सहाय सिंह के बाद है, शिव सहाय दास सिंह के बाद है रूपसाही। रूपसाही के विषय में आपको याद रखना है कि पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे में कुछ पिंगल, कुछ अलंकार और नायिका भेद आदि हैं। 2 दोहे नमूने के लिए दिए जाते हैं। तो क्या रूपसाही ने लिखा है, इनके दोहे देखिए कि जगमगात सारी जरी, झलमल भूषण ज्योति, भरी दोपहरिया तिया की, भेंट पियासो होती। लालन बेग चलो न क्यों, बिना तिहारे बाल, मार मरोरन सो मरती, करिए परस निहाल। ये दोहा है रूपसाही का। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे ऋषिनाथ। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋषिनाथ ये असनी के रहने वाले बंदीजन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता, प्रसिद्ध कवि ठाकुर के ये पिता हैं ऋषिनाथ, और सेवक के पर पितामह काशीराज के दीवान सदानंद और रघुबर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई, जिसमें दोहों की संख्या अधिक है। यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पे भी है। इसका रचना काल संवत 1831 है, जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी करते हैं। एक कवित्त दिया जाता है, तो क्या दिया जा रहा है ऋषिनाथ का कि छाया छत्र हवे करी, करति महिपालन को पूरो फैलो, रजत अपार हुए, मुकुट उदार हुए, लगत सुख श्रवणन में, जगत जगत हंस हास हीर हार हवे। श्रीनाथ सदानंद सुजस बिलंद, तम बृंद के हरैया चंद्र चंद्रिका सुधार हवे। हीतल को शीतल करत घन सार हवे, महीतल को पावन करत गंगधार हवे। नेक्स्ट कवि हैं बैरी साल।
ये असनी के रहने वाले ब्रह्मभट्ट थे। उनके वंशधर अब तक असनी में हैं। इन्होंने भाषा भरण नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ संवत 1825 में बनाया है, जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 2 दोहे उद्धृत किए जाते हैं। तो कौन कौन से दोहे हैं? बैरी साल के दोहा है कि नहीं कुरंग नहीं ससक यहाँ, नहीं कुरंग नहीं ससक यहाँ, नहीं कलंक नहीं पंक, 20 बिसे बिरहा वही, गही दीठ ससी अंक, करत कोकनद मदहिरद, तुअ पव हर सुकुमार, भय अरुण अति दबिपनो, भय अरुण अति दबिमनो, पाए जेब के भार। आगे नेक्स्ट कवि को देखेंगे। नेक्स्ट कवि हैं दत्ता। ये माढ़ी जिला कानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराज खुमान सिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1830 माना जा सकता है। इन्होंने लालित लता नाम के एक अलंकार की पुस्तक लिखी, जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनका सवैया नीचे दिया जा रहा है। तो इनका सवैया क्या है कि ग्रीष्म में तपय भीषम भानु, गई बनकुंज सखीन की भूल सो, घाम सो बामलता मुरझानी, बयारी करे घनश्याम दुकुल सो, कंपतियों प्रगटयो तन स्वेद, उरोजन दत्ता जो ठोड़ी के मूल सो, द्वय अरविंद कलीन पे मानो, गिरे मकरंद गुलाल के फूल सो। तो ये इन्होंने सवैया लिखा है। देखिए, हमें सवैया गाना नहीं आता, लेकिन सवैया सबसे मीठी गीत होती है। सवैया जो इसे गा लेता है तो उसे पता है कि बहुत ही अच्छी गीत होती है सवैया, लेकिन हमें तो उसे दोहों के जैसे ही पढ़ना आता है सिर्फ। नेक्स्ट कवि हैं रतन कवि। इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिव सिंह ने इनका जन्मकाल संवत 1798 में लिखा है। इससे इनका कविता काल संवत 1830 के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर फतेह भूषण नाम का एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होंने बनाया। इसमें लक्षणा, काव्यंजना, काव्य भेद, ध्वनि, रस, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रृंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कवित्व बहुत रखे हैं। संवत 1827 में इन्होंने अलंकार दर्पण लिखा। इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत मनोहर और सरस है। ये उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं। कुछ नमूने तो क्या है रतन कवि का कि बैरन की बाहनी को भीषण निदाघ रवि, कुबलय केली को सरस सुधा करु है, दान झरी सिंधुर है, जग को वसुंधार है, विबुधा कुलीन को फलित काम तरु है, पानिप मनिन को रतन रत्नाकर को, अपना नाम भी इन्होंने लिख दिया, कुबेर पुण्य जनन को क्षमा मही धारु है, अंग को सनाह बन राह को रमा को नाह, महाबाह फतेह शाह एक नर बरु है, काजर की कोरवारे भारे अनियारे नैन, कारे शट कारे बार छहरे छवानी छोए, श्याम सारी भीतर भबक गोरे गातन की, ओपवारी न्यारी रही बदन उजारी हवे, मृगमंद बेंदी भाल में दी यही आभरण, हरन हियो को तू है रंभारती ही अवे, नीके नथुनी के तैसे सुंदर सुहात मोती, चंद पर चोए रहे सुमानो सुधा बूंद दोए। तो ये इनकी रचना थी। नेक्स्ट कवि हैं नाथ यानी हरिनाथ। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1826 में अलंकार दर्पण नाम का एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, जिसमें एक एक पद के भीतर कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए हैं, फिर एक साथ सबके उदाहरण कवित्व आदि में देते गए हैं। कविता साधारणता अच्छी है। एक दोहा देखिए, तो क्या है दोहा इनकी कि तरनु लसित प्रकाश ते मालत लसित सुबास, गोरस गोरस देत नहीं गोरस चाहती हुलास। नेक्स्ट कवि हैं 41वें नंबर के मनीराम मिश्र। ये सब कवि मनीराम मिश्र जैसे चंदन कवि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जब हम देख रहे हैं तो इनका हम अच्छे से एक बार पूरा का पूरा
सीरीज पूरा देख लेते हैं, पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम एक नई सीरीज शुक्ल जी का चलाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट कवियों के विषय में बताया जाएगा। मनीराम मिश्र ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1829 में छंद छप्पने और आनंद मंगल नाम की 2 पुस्तकें लिखी। बहुत अच्छा इनकी पुस्तक का नाम है कि छंद छप्पने और आनंद मंगल, लगता है इसमें 56 छंद होंगे। आनंद मंगल भागवत 10वें स्कंद का पद्य में अनुवाद है। छंद छप्पनी छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। नेक्स्ट कवि हैं चंदन। ये नाहिल पुआया जिला शाहजहांपुर के रहने वाले बंदीजन थे और गौड़ राजा केसरी सिंह के पास रहा करते थे। श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगड़ी, ये 3 रीति ग्रंथ लिखे। इनके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और हैं। तो चंदन के कौन कौन से ग्रंथ और हैं? केसरी प्रकाश, चंदन सस्सई, पथिक बोध, नखसिक, नाम माला कोश, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत बसंत, कहानी कृष्ण काव्य, प्राज्ञ विलास। आगे है कि ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्याभरण संवत 1845 में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी है ही। शीत बसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखी है। शीत बसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित शीत बसंत नामक 2 राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के और अंगों पर भी थी। तो शीत बसंत कहानी में क्या है? वो शीत बसंत 2 राजकुमार हैं, शीत और बसंत, और उनकी जो माता हैं, विमाता हैं, यानी सौतेली माता हैं, उनके अत्याचार से ये दोनों राजकुमार पीड़ित होते हैं, जिसकी कहानी इन्होंने लिखा है। ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखल्लुस संदल रखते थे। दीवाने संदल कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता काल संवत 1820 से 50 तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है। तो क्या है सवैया? कि ब्रजवारी गंवारी द जाने कहाँ, यह चातुरता न लुगायन में, पुनिबारनी जानी अनारनी हैं, रुचियती न चंदन नायन में। छबिरंग सुरंग के बिंदु बने, लगे इंद्र बधू लघु तायन में, चित जो चाहे दी चकी सी रहें दी, कहीं दी मेहंदी इन पायन में। तो ये इनका कवित्व था। नेक्स्ट कवि हैं देवकी नंदन। देवकी नंदन ये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। ये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम ससली शुक्ल था। इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित्र और 1857 अवधूत भूषण और सरफराज चंद्रिका नामक रस और अलंकार ग्रंथ बनाए। जहां इन्होंने सरफराज चंद्रिका नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा। इसके उपरांत ये रुद्दामऊ जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर अवधूत भूषण बनाया। इनका एक नक्सिक भी है। शिव सिंह को इनके इस नक्सिक का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं पता था। तो शिव सिंह जी ने जब अपना ग्रंथ लिखा था तो उसमें इनको सिर्फ इनके एक नक्सिक का पता चल पाया था और दूसरे अन्य ग्रंथों का पता नहीं चला था। नेक्स्ट कवि हैं श्रृंगार। नेक्स्ट है इनके विषय में श्रृंगार चरित्र में इन्होंने क्या लिखा? रस भाव नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं इनके। और अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ प्रवर्धित रूप है। इनकी भाषा मजी हुई और भाव प्रवण है। बुद्धि वैभव इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला वैचित्र की ओर अधिक झुकी होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। 2 कविता नीचे दिए जाते हैं। तो क्या दिया जाता है कि बैठी रांग रावटी में हेरत पिया की बाट, आए न बिहारी भय निपट अधीर में, देवकी नंदन कहे श्याम घटा घिरी आई, जानी गति प्रलय की डरानी बहुवीर में, सेज पे सदा शिव की मूरत बनाए पूजी, 3 डारी 3 डर तीनों की करी तदबीर में, पाखन में सामरे सुलाखन में अखय वट, ताखन में लाखन की लिखी तस्वीर में। तो इस प्रकार से इनके कवित्व हैं।
आगे ये दूसरा कवित्व है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हैं महाराज राम सिंह। नेक्स्ट कवि महाराज राम सिंह हैं। ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे हैं, अलंकार दर्पण, रस निवास और रस विनोद। महाराज राम सिंह ने अलंकार दर्पण दोहों में है, नायिका भेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे। देखिए इसके पहले हमने रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत ही राम कवि को पढ़ा है, तो उनका एकमात्र ग्रंथ है श्रृंगार सौरभ। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं महाराजा राम सिंह को, तो आप राम को जब देखेंगे, राम कवि को, तो उनका है श्रृंगार सौरभ मात्र 1 ग्रंथ, और महाराजा राम सिंह के 3 ग्रंथ हैं, जिसमें है अलंकार दर्पण, रस निवास, रस विनोद। ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, पर फिर भी आप कुछ एक रचनाएं इनकी ध्यान में रख सकते हैं। तो इनका उदाहरण क्या है, इन्होंने क्या लिखा है कि सोहत सुंदर श्याम सिर, सोहत सुंदर श्याम सिर, मुकुट मनोहर जोर, मनो नीलमन शैल पर नाचत राजत मोर, दमकन लागी दामिनी, करन लगे घन रोर, बोलती माति कोयलिया, बोलत माते मोर। तो ये इन्होंने लिखा है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे भान कवि। इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया, जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रणजोर सिंह के बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्राय बराबर ही वीर, भयानक, अद्भुत आदि रसों के रखे हैं। इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष के पृष्ठ पेषण से उबे हुए पाठक को विराम साथ देती है। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं, पर रचना प्राय पुष्ट और परिमार्जित है। तो ये क्या लिखते हैं भान कवि कि रनमत वारे ये जोरावर दुलारे, तो बाजत नगारे भय गालिब दिगीस पर, दल के चलत खर भर होत चारों ओर, चालत धारन भारी भार सो फनीस पर, देख के समर सन्मुख भयो ताहि समय, बरनत भान पैज के कई विषय 20 पर, तेरी शमशेर की सिफत सिंह रन जोर, लखी एक साथ हाथ अरिन के शीस पर, घन से सघन श्याम इंदु पर छाए रहे, बैठी तहाँ असित दुएर फन की पात सी, तिनके समीप तहाँ खंज की सी जोरी लाल, आरसी से अमल निहार बहु भात सी। तो इस प्रकार ये इनकी रचना है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे थान कवि को। ये चंदन बंदी जन के भांजे थे। जो चंदन कवि को भी हमने पढ़ा, तो ये उनके भांजे थे। डोंडरिया खेरे जिला रायबरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम था थान राय। इनके पिता निहाल राय, पितामह महासिंह और परपितामह लाल राय थे। और इनके जो चाचा थे वो कौन थे? चंदन। इन्होंने संवत 1848 में दलेल प्रकाश नाम का एक रीति ग्रंथ चड़रा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गढ़ विचार, रस, भाव भेद, गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए हैं। कहीं राग रागनियों के नाम आए तो उनके भी लक्षण कह दिए। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्रकाव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होंने कोई सर्वांगपूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया। ये इसमें सफल हुए। यह अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना की है। भाषा में मंजुलता और लालित्य है। स्ववर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानुमति का पिटारा ना बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनके बड़े कवियों की सी ख्यात होती। तो ये कोटेशन आप याद रख सकते हैं कि ये थान कवि के विषय में किसने कहा है? शुक्ल जी ने, कि यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानुमति का पिटारा ना बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनके बड़े कवियों सी ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं। तो थान कवि के विषय में ये कथन शुक्ल जी का है। दासन पे दाहिनी, इनकी रचना क्या है कि दासन पे दाहिनी परमहंस वाहिनी हो, पोथी कर बीना सुरमंडल मढ़त है, आसन कंवल अंग अंबर धवल, मुख चंद सो अमल रंग नवल चढ़त हैं, ऐसी मातु भारती की आरती करत थान। लगभग सभी कवियों ने अपने नाम लगा दिया है अपनी रचनाओं में
कि ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, जाको जस विधि ऐसे पंडित पढ़त हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आगे एक रचना और दी गई है, इसे भी आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे। नेक्स्ट कवि हैं कि बेनी बंदीजन। ये बैती के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रम में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस निरूपण किया है। ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितने कि अपने भड़ों के लिए। इनके भड़ों का एक संग्रह भड़वा संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका। भड़वा हास्य रहस्य के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। यह प्रायः सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजों का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर का। पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं, और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के दिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाले लोटपोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथनी की निंदा की है। तो क्या निंदा की है हथनी की? कि तिमिर लंग लई मोल चली बाबर के हल्के, रही हिमायू संग फेरी अकबर के दल के, जहाँ गिर जस लियो पीठ को भार हटायो, शाहजहाँ करी न्याव ताहि पुनि माड़ी चटायो, बल रहित भई पौरस थक्यो, भगी फिरत बन स्यार डर, औरंगजेब करीन सोई लई दीन कबिराज कर। इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, कि कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। तो क्या है, पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर छींटा दे दिया करते थे, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत पर कुछ कृपा की है। जैसे बाजे बाज ऐसे डलमऊ में बसंत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललकदास। बसंत जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के ललकदास। इनका टिकैत प्रकाश और रस विलास संवत 1874 में बना, अतः इनका कविता काल संवत 1849 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने हैं। तो क्या है इनकी कविता के नमूने बेनी के? कि अल डसे आधार सुगंधा पाए आनन को, कानन में ऐसे चारु चरण चलाए हैं, फटी गई कंचुक लगे ते कंठ कुंजन के, बेनी बरहीन खोली बारी छवि छाए हैं। तो ये इनकी रचना के नमूने हैं कविता के। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे। नेक्स्ट कवि हैं बेनी प्रवीण। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजी उद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में रहते थे, जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नौ रस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है कि इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित ना हुआ। इनके फुटकल कवित्व तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन भड़वा वाले से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। यानी जो बेनी बंदीजन अभी जिसके विषय में हमने पढ़ा कि हास्य रस से संबंधित इन्होंने रचना की है, तो उन्होंने ही इनसे जब बेनी प्रवीण से उनकी एक बार जो बहस हो गई थी, तो उन्होंने खुश होकर इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सापत्नीक आबू चले गए और वहीं इनका शरीरापात हुआ। इन्हें कोई पुत्र ना था। इनका नौ रस तरंग इनकी ग्रंथ है। बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। उदाहरण और रसों के भी दिए हैं, पर रीतिकाल के रस संबंधी और ग्रंथों की भांति यह श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इनमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम कीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं।
भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। तो क्या है कि भोर ही न्योती गई तो तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिन गोरी, आधिक राति लो बेनी प्रवीण कहा ढिग राखी करी बर जोरी, आवे हंसी मोहि देखत लालन भाल में दीन्ही महावर घोरी, ऐते बड़े ब्रजमंडल पे न मिली कहूँ मांगे हूँ रंचक रोरी। तो ये इन्होंने कविता जो लिखी है उसकी पंक्तियाँ हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय ये बघेल क्षत्रिय और 13वां कन्नौज के पास के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविता काल संवत 1856 अनुमान किया गया है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक शालिहोत्रा और दूसरा श्रृंगार शिरोमणि। यहाँ इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है जो श्रृंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता इनकी साधारण है। एक कवित्व इनका देखिए जसवंत सिंह द्वितीय का, कि घनन के घोर शोर चारों ओर मोरन के, घनन के घोर शोर चारों ओर मोरन के, अति चित्त चोर तैसे अंकुर मुने रहे, कोकिलन कूक हुक होती बिरहिन ही, लूक सी लगत चीर चारन चुने रहे, झिल्ली झनकार तैसो पिकन पुकार डारी, मार डारी दुरुम अंकुर सु न रहे, लूने रहे प्राण प्राण प्यारे जसवंत बिन, कारे पीरे लाल उदे बादर उने रहे। आगे नेक्स्ट कवि हैं यशोदानंदन। इनका भी कुछ वृत्ति ज्ञात नहीं। शिव सरोज में इनका जन्म संवत 1828 लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवे नायिका भेद ही मिलता है, जो निसंदेह अनूठा है और रहीम वाले से तो अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। रहीम वाले से तो अच्छा नहीं लेकिन उनकी टक्कर का है। इनमें 9 बरवें संस्कृत में और 53 ठेठ अवधी भाषा में हैं। अत्यंत मृदु और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित हैं। भावुकता ही कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही बड़ी बड़ी रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में निस्संदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे के नमूने देखिए। तो क्या है बरवे के नमूने, कि यदि चा भवति बुधा मिलन की त्रिदाति वेन, यदि चा भवति सठ मिलन की निरयण। भाषा अहिरिन मन के गहिरिन उतरु न देई, नैना करे मथनिया मनिमथ लेई, तुर्किन जात हुरुकिनी अति इतराय, छुअन न दे इजरवा मुरमुर जाय, पीतम तुम कचलोइया हम गजबेल, पीतम तुम कचलोइया हम गजबेल, सारस के असजोरिया फिरो अकेल। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं करण कवि। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कि करण कवि ये खष्टकुल कान्य कुब्जों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदुपति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य रस में इन्होंने लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्राय सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी सरस और मनोहर है। इससे इनके एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। एक कवित्व देखिए, कंटकित होत गात विपिन समाज देख। कवित्व इनका क्या है कि कंटकित होत गात विपिन समाज देख, हरि हरि भूमि हेरि हियो लरजतु हैं, ऐते पे करण धुनि। अपना नाम इन्होंने भी लिख दिया है कि ऐते पे करण धुनि परत मयूरन की, चातक पुकार तेह ताप सर जुत हैं, निपट चवाई भाई बंधु जे बसत गाँव, पाँव परे जान के न को बरजतु हैं, अर्ज्यो न माने तू न गर्ज्यो चलत बार, ऐरे घन बैरी अब काहे गरजतु हैं। तो ये इनका
कवित्व है करण कवि का। नेक्स्ट हम देखेंगे गुरुदीन पांडे को। कवि गुरुदीन पांडे, इनके संबंध में कुछ ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1860 में बाग मनोहर नाम का एक बहुत ही बड़ा रीति ग्रंथ कवि प्रिया की शैली पर बनाया। कवि प्रिया से इसमें विशेषता यह है कि इसमें पिंगल भी आ गया, छंद का भी आ गया। इस एक ही ग्रंथ में पिंगल, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब कुछ अध्ययन के लिए रख दिया गया है। किसमें? बाग मनोहर में, जो कि गुरुदीन पांडे का है। इससे वह साहित्य एक सर्वांगपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है। इसमें हर प्रकार के छंद हैं। संस्कृत के वर्ण वृत्तों में बड़ी सुंदर रचना है। यह अत्यंत रोचक और उपादेय ग्रंथ है। कुछ पद्य देखिए, तो क्या है इनका पद्य? देखते हैं गुरुदीन पांडे का कि मुख शशि शशि दुन काला धरे, कि मुक्तागन जावक में भरे, ललित कुंद कली अनुहारिके, दसन है वृषभानु कुमारी के, सुखद जंत्रा की भाल सुहाग के, ललित मंत्र किधों अनुराग के, भ्रुकुटियों वृषभानु ताल से, जनु अनंग सरासन को हंसे, मुकुर तो पर दीप्ति को धाने, सस कलंकित राहु बिथा घने, अपर न उपमा जग में लहे, तो प्रिया मुख के सम को कहे। और नेक्स्ट कभी आ जाते हैं ब्रह्मदत्त। ये ब्राह्मण थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के छोटे भाई बाबू दीप नारायण सिंह के आश्रित थे। इन्होंने संवत 1860 में विद विलास और 1865 में दीप प्रकाश नाम का एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ बनाया। इनकी रचना सरल और परिमार्जित है। आश्रय दाता की प्रशंसा में यह कवित्व देखिए, तो क्या कवित्व है इनकी कि कुशल कलान में करण हार कीर्ति को, कवि को विदन को कलप तरुअर है, शील सम्मान बुद्धि विद्या को निधान ब्रह्म, मतिमान हंसन को मान सरवर हैं, दीप नारायण अवनीप को अनुज प्यारो, दीन दुख देखत हरत हरबर हैं, गाहक गुनी को निर्बाहक दुनी कुनी को, गनी गज बकस गरीब परवर हैं। तो ये इनकी कविता थी। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे जो कि 54 नंबर के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने जो कवियों का क्रम रखा है उसमें इनका पद्माकर भट्ट का नंबर 54 है। रीतकाल के कवियों में सहृदय समाज में इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज ने इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान दिया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि पद्माकर भट्ट जो हैं उनके जैसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की बाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर विकासोन्मुख हुई। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के प्रमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिसके कारण इनका कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराज रघुनाथ राव यानी अप्पा साहब के यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराज हिंदूपति के गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहाँ से वे फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे और जहाँ इन्हें कविराज शिरोमणि, ये आपको याद रखना है कि कविराज शिरोमणि की पदवी और इन्हें अच्छी जागीर मिले। कविराज शिरोमणि की इनको उपाधि मिली। किसे उपाधि मिली? पद्माकर भट्ट को। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोग कर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। ये कई स्थानों पर रहे। सुगरा के नोनो अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया। संवत 1849 में ये गोसाई अनूप गिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे, फिर अवध बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए थे। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर बिरदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी।
तो पद्माकर जी ने क्या लिखा था? हिम्मत बहादुर बिरदावली। संवत 1865 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव के यहाँ गए और एक हाथी, 1 लाख रुपया और 10 गांव पाए। इस उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, जहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराणा साहब की आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया था। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ, अतः इसके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में गए और यह कवित्त पढ़ा। तो क्या कवित्त पढ़ा पद्माकर भट्ट जी ने? कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गयो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कौबो, साजिदल पकड़ फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दहपट्टी पटना हो को झपट्टी कर, कबहू लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। इस प्रकार इन्होंने ये कवित्त कहा। सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहाँ सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया। किसके अनुरोध से? उदा जी के अनुरोध से इन्होंने क्या किया? हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहाँ से फिर अपने घर बांदे में आ रहे। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। इसी समय इन्होंने प्रबोध 50, देखिए कौन कौन सी रचना आ गई, इनका नाम ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद रखना है कि सबसे पहली रचना का इनके जिक्र हुआ हिम्मत बहादुर बिरदावली। फिर इनका दाऊ जी उदा जी के कहने पर हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया और इसके बाद इन्होंने प्रबोध 50 लिखा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा तट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी में इन्होंने इसी समय के बीच बनाई और इनकी एक रचना और क्या सामने आई? गंगा लहरी। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर लिखा हुआ एक चरित्र का भी इनका दोहा चौपाइयों में है। राम रसायन भी है पर इसमें उन्हें काव्य संबंधी सफलता नहीं हुई, संभव है वह इनका ना हो। आगे है कि मतीराम के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। तो पद्माकर जी का एक रचना और क्या है? जगत विनोद। वास्तव में श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती। या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकता है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती हुई और कड़कती हुई चलती है और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी के प्रायः सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है। पद्माकर जी भी उनके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर यह प्रवृत्ति उनमें आ रुचकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी, जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव पद्यों में पाई जाती है, जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है। तो पद्माकर जी के बारे में देखिए शुक्ल जी का क्या कहना है कि वहाँ की भाषा बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। वहाँ अनुप्रास भी हैं तो बहुत संयत रूप में।
भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना है? ये वहा के बल पर कारीगरी के मजूमन बांधने के प्रयासी कवि ना थे, हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं पद्माकर के बारे में कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसे मूर्तिमान कर देते थे कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरता। यह लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। तो पद्माकर जी की कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। तो क्या नमूने हैं पद्माकर जी की कविता के? हम देखते हैं कि फागु की भीड़ अभीरन में गही, गो वंदे लय गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर न आई अबीर की झोरी, छीन पितंबर कमर ते सु विदा दई मीण कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आए खेलन होरी। ये जो लाइन है वो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में किसी रचना में एक जगह आई है, वो आप हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि ये लाइन जो है पद्माकर जी की, यह लाइन किस रचना में आई है। और अगर हिंट देना है तो आपको हम हिंट में बता देते हैं कि ये किसी निबंध में प्रयुक्त हुआ है। तो आप हमें निबंध का नाम लिखकर बताएंगे कि किस निबंध में ये पद्माकर की ये पंक्ति प्रयुक्त हुई है कि नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। नेक्स्ट है कि आई संग आलिन के ननद पठाई नीठी, सोहत सुहाई शीस इडरी सुपट की, कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर, लागी घट भरन नवेली नेह अटकी, ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामे, मधुर मलार गाई और बंसी वटकी, तान लागे लटकी रही न सुधि घूंघट की, घर की न घाट की न बाट की न घटकी, गोकल के कुल के गली के गोप गावन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भैने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछावरन के, द्वारन के दौरे गुण अवगुण गने नहीं, तौलो चली चातुर सहेली याही कोद कहूँ, नीके के निहारे ताही भरत मने नहीं, हाँ तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे नोचरत बने नहीं, आरस सो आरत संहारत न शीस पट, गजब गुजारत गरीबन की धार पर, कहे पद्माकर सुरा सो सरसार तैसे, बिथुरी बिराजे बार हिरन के हार पर। तो इस प्रकार से इनकी पंक्ति है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि के विषय में। तो इनकी जो कविता है वो काफ़ी लंबी है, तो आप देख सकते हैं, और अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट कवि हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि के विषय में देखेंगे। पद्माकर के बाद नेक्स्ट कवि हैं ग्वाल कवि। और हमने जैसा कि पहले ही बताया है कि प्रकरण 2 के अंतर्गत शुक्ल जी ने 57 कवियों को रीत ग्रंथकार कवि के लिस्ट में रखा है, जिसमें से हम 55 नंबर के कवि पर पहुंच गए हैं। ग्वाल कवि हैं 55 नंबर के कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं। इनका कविता काल संवत 1879 से 1918 तक है। अपना पहला ग्रंथ यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावना संवत 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं। रसिकानंद अलंकार है, अलंकार का रीति ग्रंथ है। रस रंग है, कृष्ण जू को नक्सिक, दूषण दर्पण। इनके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, हमीर हठ और गोपी पच्चीसी। तो ग्वाल कवि के विषय में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ग्वाल कवि से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे कहा जाता है कि इनके 2 ग्रंथ और भी मिले हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। आगे है कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और खष्ट ऋतु सुझाई पड़ी। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है। वाग विदग्धता भी इनमें अच्छी है। खष्ट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुँह से अधिक सुने जाते हैं, जिसमें बहुत से भोग विलास के अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान था।
तो देखिए आपके जो ग्वाल कवि हैं इन्होंने देशाटन अच्छा किया था, इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने ठेठ पूर्वी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्त सवैया लिखे हैं। देखिए थोड़ा ज्ञान होना और लिखने लायक ज्ञान होना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ग्वाल कवि ऐसे थे जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। फारसी अरबी शब्द का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। सारांश यह है कि यह एक विदग्धा और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। इनकी बहुत सी कविता बाजारी है। थोड़े से उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो ग्वाल कवि की कविता जो है उसे हम देखेंगे कि ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम आती तापिनी, भीजे खसबीजन झलेहू न सुखावत स्वेद, गात न सुहावत बात दावा सी डरापिनी। ग्वाल कवि कहे कोरे कुंभन ते कूपन ते, लैले जलधार बार बार मुख थापिनी, जब पियो तब पियो अब पियो फेर अब, पीवत ही पीवत मिटे न प्यास पापिनी। देखिए इनकी काफ़ी अच्छी कविता लिखी गई है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रीष्म काल के विषय में बात हो रही कि किस प्रकार से हमें पसीना आता है, किस प्रकार से हम बार बार पानी पीते हैं पर प्यास नहीं बुझता है, इसी के विषय में ये कहा गया है। आगे है कि मोरन के सोरन की नैको न मोर मरोर रही, घोर हूँ रही न घन घने या फरद की, अंबर अमल सर सरिता बिमल भल, पंख को न अंक और न उड़न गरद की। ग्वाल कवि चित्त में चकोरन के चैन भय, पंथिन की दूर भई दूषण दर्द की, जल पर थल पर महल अचल पर, चांदी सी चमक रही चांदनी सरद की, जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी यहाँ, ताकि खूब खूबी नभ गाहना, जाकी बद जाती यहाँ चारण में, ताकि बद जाती हवा उराहना। ग्वाल कवि वही परम सिद्ध है, सिद्ध जो है जग वही पर सिद्ध, ताकि यहाँ हवा सराहना, जाके यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना है, जाके यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना। तो इस प्रकार से इनकी कविताएं हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे जो कि 56 नंबर पे 56वें नंबर पे शुक्ल जी के अनुसार कवि हैं प्रताप शाही। ये रत्नसेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1886 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें इनकी बनाई हुई हैं। तो प्रताप शाही की दो रचनाएं व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास आपको ध्यान में रखना है। और इनकी बनाई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रत्न चंद्रिका, जुगल नक्सिक, बलभद्र नक्सिक की टीका। ये इनकी पुस्तकें जो और ग्रंथ इनकी मिली हैं वो हैं। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1880 से 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम श्रीपति और दास के साथ आता है। इनका नाम आचार्यत्व में किसके साथ आता है? प्रताप शाही का मतीराम श्रीपति और दास के साथ। और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता तक पहुंचाया था। लक्षणा व्यंजना का उदाहरणों द्वारा विस्तृत निरूपण पूर्ववर्ती 3 कवियों ने नहीं किया था। इन्होंने व्यंजना के उदाहरण की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची। इसमें कवित्त, दोहे, सवैया मिलाकर कुल 130 पद्य हैं, जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। तो जो और 3 कवियों ने व्यंजना का निरूपण नहीं किया था, तो इन्होंने उसका निरूपण एक अलग ही पुस्तक में कर दिया, जिसका नाम रखा व्यंग्यार्थ कौमुदी। साहित्य मर्मज्ञ तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। वस्तु व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंग्यार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ि के अभ्यास पर अवलंबित रहती है। नायिकाओं के भेदों, रसादि के सब अंगों तथा भिन्न भिन्न बंधों उपमान का अभ्यास न रखने वाले के लिए ऐसी पद्य पहली ही समझिए। उदाहरण के लिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का यह सवैया लीजिए।
तो व्यंग्यार्थ कौमुदी का सवैया क्या है कि सीख सिखाए न मानती हैं, सीख सिखाई न मानती हैं, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ के साथ सहेलिन को रही के कही कौन सवाद ही पावे, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढर कावे। तो ये इनका सवैया है। आगे हम देखेंगे इनके विषय में और क्या शुक्ल जी कहते हैं। किस्सा हृदयों की सामान्य दृष्टि में वह तो वह संधि की मधुर क्रीड़ा वित्ती का यह एक परम मनोहर दृश्य है। परफन में उस्ताद लोगों की आंखें एक और ही ओर पहुँचती हैं। वह इसमें से यह व्यंग्यार्थ निकालते हैं कि घड़े के पानी में अपने नेत्र का प्रतिबिंब देख उसे मछलियों का भ्रम होता है, क्योंकि नेत्र को किसकी उपमा दी गई है, मछली की संरचना, कमल की संरचना। इस प्रकार का भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यहाँ व्यंग हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग रहा करता है, अतः इस व्यंग्यार्थ पर पहुँचे कि नेत्रा मीन के समान है। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए। अब नायिका भेद की तरफ देखिए कि इसका क्या अर्थ हुआ। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यौना को हुआ करता है, अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौना का उदाहरण है। नायिका भेद में ये किसका उदाहरण होगा, अज्ञात यौना का। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ि के ही सहारे हुई है। जब तक यह ज्ञात न हो कि कवि परंपरा में आँख की उपमा मछली से दिया करते हैं, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। कवि परंपरा में क्या बताया जा रहा है कि जब तक यह न ज्ञात हो कि आँख की उपमा किससे दिया जाता है, मछली से, तब तक यह सब अर्थ स्फुट नहीं हो सकता। प्रताप शाही का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से ये सब पद्य रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जो जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की दृढ़शीलता मतीराम श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानव पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। पद्माकर की अनप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भाव को और प्रवीण की बाड़ी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष 3 चरणों में यह बात बहुत ही कम पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम 3 चरणों की वाक्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित और बहुत सी पदयोजना निरर्थक होती है, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। इन सब बातों के विचार से हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। प्रताप जी की कुछ रचनाएं उद्धृत की जाती हैं। तो क्या उद्धृत की जाती हैं कि चंचलता आप अपनी तजिक रस ही रस सुंदर पीजो, चंचलता अपनी तजिक रस ही रस सुंदर पीजे, को कितेक कहे तुमसो तिनकी कही बातन को न पतीजियो, चोज चवाइन के सुनियो, न यही क मेरी कही नित कीजे, मंजुल मंजरी पै हो मलिंद, विचार के भार संभार के दीजियो, तड़पै तड़िता चहु ओरन ते, तड़पै तड़िता चहु ओरन ते, छित छाई समीरन की लहरें, मदमाते महागिरि श्रृंगन पे, गन मंजू मयूरन के कहरें, इनकी करनी बरनी न परें, मगरूर गुमानन सो गहरें, घनिये नभमंडल में छहरें, घहरें कहूँ जाए कहूँ ठहरें। तो इस प्रकार से ये इनकी पंक्तियां हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट कवि को देखेंगे। ये सारी इनकी पंक्तियां शुक्ल जी के द्वारा दी गई हैं। आगे हम लास्ट कवि पढ़ेंगे
रसिक गोविंद, यानी प्रकरण 2 के अंतर्गत, रीतिकाल के प्रकरण 2 के अंतर्गत रीति ग्रंथ काल कवियों की सूची में ये लास्ट नाम है रसिक गोविंद का, जो कि 57 नंबर के कवि हैं। ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे। देखिए, ये हरिव्यास के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर राजपूताना के रहने वाले और नटाड़ी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम और माता का नाम गुमाना, चाचा का नाम मोतीराम और बड़े भाई माल मुकुंद थे। इनका कविता काल संवत 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है, संभवतः और भी 2 ही होंगे। 9 ग्रंथ कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं कि पहला क्या है, रामायण सूचनिका। रामायण सूचनिका के बारे में देखिए क्या है। ये 33 दोहों में अक्षर क्रम से रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। यह संवत 1858 के पहले की रचना है। रामायण सूचनिका इनका रसिक गोविंद की रचना है। इसके ढंग का पता इन्हें इन दोहों से लग सकता है कि क्या है। दोहा है इनका जो कि रामायण सूचनिका में लिखा है इन्होंने कि चकित भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समझाए, दिए पुत्र तब ताड़का मग में मारी जाए, छाड़त सर मारिच उड़्यो पुण्य प्रभु हत्यो सुबाह, पुण्य मख पूरन सुमन सुर बरसत अधिक उछाह। तो ये इन्होंने लिखा है रामायण सूचनिका में। दूसरा ग्रंथ है इनका रसिक गोविंद का रसिक गोविंदानंद घन। यह 700-800 पृष्ठों का बड़ा भारी रीति ग्रंथ है, जिसमें रस, नायक नायिका भेद, अलंकार, गुण, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इसे इनके प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माण काल बसंत पंचमी संवत 1858 है। यह 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसकी बड़ी भारी विशेषता यह है कि लक्षण गद्यों में है। रसों, अलंकार आदि के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है। तो रस का निरूपण क्या है, अन्य ज्ञान रहित सो आनंद सो रस। प्रश्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निद्रा ही है, इसका अर्थ बताया जा रहा। उत्तर क्या है, निद्रा जड़ है, यह चेतन है। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभव संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि अथ काव्य प्रकाश को मत कारण कारज सहायक है। जे लोक में इन्हीं को नाट्य में काव्य में विभाव संज्ञा है। अब टीकाकर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत सत्व विशुद्ध अखंड स्वप्रकाश आनंद चित्त अन्य ज्ञान नहीं संग ब्रह्मास्वाद सहोदर रस ये सब उसका अर्थ के रूप में दिया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रयुक्त हुई हैं। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया है। सारांश यह है कि यह ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचन भी अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश भी। दोषों का वर्णन हिंदी के लक्षण ग्रंथों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों, अलंकारों आदि के कुछ उदाहरण कुछ तो अपने हैं पर बहुत से दूसरे कवियों के भी हैं। उदाहरणों के चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण को देखिए, हिंदी में किस सुंदरता से लाए गए हैं। तो साहित्य दर्पण के मुग्धा के उदाहरण देखिए, ये हिंदी में कैसे लाए गए हैं कि आलस सो मंद मंद धारा पे धारति पाए, आलस सो मंद मंद धारा पे धारति पाए, भीतर ते बाहिर न आवे चित्त चाय के, रोकत दृगन छिन छिन प्रति लाज साज, बहुत हंसी की दीनी बानी बिसराय के, बोलति बचन मृदु मधुर बनाए उर, अंतर के भाव की गंभीरता जनाए के, बात सखी सुंदर गोविंद की कहात तिन्हें, सुंदर बिलोकय बंक भ्रिकुटी नचाए के। और नेक्स्ट इनका जो रचना है वो है लक्ष्मण चंद्रिका। इनका ग्रंथ रसिक गोविंद का नेक्स्ट रचना लक्ष्मण चंद्रिका है, जो कि रसिक गोविंदानंद घन में आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह है, जो संवत 1886 में लक्ष्मण कानिकुब्ज के अनुरोध से कवि ने लिखा है। लक्ष्मण कानिकुब्ज के अनुरोध से, जो कि नाम भी इन्होंने रख दिया है लक्ष्मण चंद्रिका। और इनका अगला ग्रंथ है अष्टदेश भाषा।
अष्टदेश भाषा, इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी आदि 8 बोलियों में, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि अष्टदेश भाषा 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला कही गई है। नेक्स्ट ग्रंथ है इनका पिंगल। इसके बाद है समय प्रबंध। राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पदों में इसमें वर्णित है। समय प्रबंध में राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। इसके पहले हमने देखा कृष्ण की ऋतुचर्या किस ग्रंथ में वर्णित है, अभी हमने पढ़ा है, उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि किस ग्रंथ में और किस कवि के किस ग्रंथ में वर्णित है। नेक्स्ट है कलयुग रासो। इसमें 16 कवितों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित्व के अंत में कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद राय, कठिन कराल कलिकाल चली आयो है, यह पद आता है। निर्माण काल संवत 1865 है। आगे है कि रसिक गोविंद चंद्रालोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की एक छोटी पुस्तक है, जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में आया है। रचना काल संवत 1890 इसका दिया गया है। रसिक गोविंद ने रसिक गोविंद नाम का भी एक छोटा सा अलंकार का पुस्तक निकाला है। नेक्स्ट है युगल रस माधुरी, जो कि रोला छंद में राधा कृष्ण विहार और वृंदावन का बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिससे इनकी साहित्यता और निपुणता पूरी टपकती है। कुछ पंक्तियां इसकी दी जाती हैं युगल रस माधुरी की, जो कि रसिक गोविंद की लिखी हुई ग्रंथ है, लिखी हुई रचना है। तो क्या है कि मुकुलित पल्लव फूल सुगंधा परागाहि झारत, जुग मुख निरख विपिन जनु राई लोन उतारत, फूल फलन के भार डार झुकियों छवि छाजे, मनु पसार दई भुजा देन फल पथिकन काजे, मधु मकरंद पराग लुब्धा अलिमुदित मत्तामन, बिरद पढ़त ऋतुराज नृपति के मनुबंदी जन। तो इस प्रकार से यहीं पर रीतिकाल के प्रकरण 2, जिसमें रीत ग्रंथकार कवि का उल्लेख दिया गया था, जिसमें हमने 57 कवियों को लाइन बाय लाइन इनकी रचनाएं सहित, इनके जन्म काल का समय सहित सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रकरण 3 रीतिकाल के प्रकरण 3 के विषय में हम बात करेंगे। उसको भी हम 2 पार्ट में लाएंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।